मांडुक्य उपनिषद में ये कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के अभावभूत जीवों के अलग अलग प्रकट करता है। एक बार आप मेरे को दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं, पदार्थ क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन्हीं सब की उत्पत्ति हुआ करती है। देखो ध्यान से समझो, उत्पत्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन। तो जो पदार्थ है उन्हीं की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या कहा जा रहा है इन अदर वर्ड्स, कि अगर कुछ ऐसा है जो पदार्थ नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यानी जो फॉर्म है उसकी उत्पत्ति होती है, फॉर्मलेस की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है। इवन दिस प्राण इज अ पदार्थ। और चेतात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्स। अगर इसको हम आराम से समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर कही जा रही है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं या जैसे हमको समझाया गया है। ये जो 5 पदार्थ हैं उसमें से जो जड़ है या जो वजह है जिस वजह से उत्पत्ति होती है वो प्राण है। प्राण मतलब वायु। धरती इज ऑल्सो नथिंग बट वायु, जल इज ऑल्सो नथिंग बट वायु। आज साइंटिफिकली भी हम ये बात समझते हैं। H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये बात जो अब हम साइंटिफिकली समझ रहे हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, जिसको हम गैसेस बोलते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स पैदा होता है, इट इज नथिंग बट गैसेस। तो क्या कहा जा रहा है, बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है। बीजात्मक मतलब जैसे एक पेड़ होता है, उसका बीज होता है जिसमें से वो सब कुछ निकलता है। तो बीज मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जिसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है, यानी उसी का फैलाव है। तो ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स है, दैट इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। तो एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। इसमें आगे बात करी जा रही है। और चेतात्मक पुरुष, चेतात्मक मतलब क्या? कॉन्शियस बीइंग। पुरुष मतलब क्या होता है? पुर, जैसे बोलते नहीं है रामपुर, मतलब कोई जगह। तो ये शरीर एक पुर है जिसके अंदर जो निवास करता है, वो एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं करता है, बट ना वो करता है ना वो करती है। इसके अंदर जो चेतना है दैट इज पुरुष। बट वो किसी की उत्पत्ति नहीं करता है। तो सबकी उत्पत्ति किससे होती है? प्राण से, यानी कि वायु से। वायु से ही जल बनता है, वायु से ही धरती बनती है। जो भी कुछ है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी है, वो सब की जो उत्पत्ति हो रही है वो वायु से हो रही है। उसी को अलग अलग तरीके से मिला करके सब कुछ जो भी हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब कुछ उसी से बन रहा है। एक बैक्टीरिया से लेकर के, वायरस से लेकर के, एक ह्यूमन बीइंग से लेकर के, एनिमल से लेकर के, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दिस टेबल, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले के जमाने में प्राण कहा गया है या वायु कहा गया है। तो प्राण का मतलब हम क्या समझते हैं? प्राण मतलब सिर्फ हम प्राण को एक स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन। जब इस प्राण को हम देखते हैं तो हम ब्रेथ बोलते हैं, तो हम प्राण को बस उतना ही समझते हैं। अगर प्राण को भी आप ब्रेक डाउन करोगे, यही इसकी खास बात है, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी खास बात क्या है, अगर आप वर्ड्स पे मेडिटेशन करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे, तो वो अपना मीनिंग आपको रिवील कर देंगे। प्राण को ब्रेक डाउन करो, प्राण मतलब प्र मतलब सुप्रीम और द हाईएस्ट और द एसेंस। प्र जैसे बोलते नहीं परमात्मा, परकृति, परमात्मा। तो ऐसे ही प्राण, पर अणु इस प्राण। तो वो बात जो आज साइंस कर रही है वही बात यहां पर कही गई है, बट इस तरीके से वो कोडेड है, इस तरीके से हिडन है कि लोग उसको अनफोल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करते हैं। बड़ी जल्दी देख करके बस समझ लेते हैं कि हमको समझ आ गया है। तो प्राण मतलब क्या? पर अणु। उसको आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेक्स अप एवरीथिंग व्हाटएवर इज देयर इन दिस यूनिवर्स। यही बात साइंस कह रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। प्राण को ही कॉन्शियसनेस समझ रहा था कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, प्राण का मतलब कॉन्शियसनेस, की एक ह्यूमन के अंदर प्राण होते हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में बात की जा रही है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम फटाफट से उसको अपने आप से रिलेट करते हैं।
और वो एक बहुत ही नैरो अप्रोच हो जाती है, क्योंकि जब हम प्राण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये जो हम ब्रेथ ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर डाइजेशन चल रहा है, जो भी हमारे ऑर्गन्स के बेसिक फंक्शंस चल रहे हैं, वो ही प्राण है। वो भी प्राण है बट वो ही प्राण नहीं है। समझने वाली बात इतनी सी है, जो भी कुछ हमारी बॉडी के लेवल पे चल रहा है वो प्राणों की वजह से ही चल रहा है। बट ये जो टेबल है ये भी प्राणों की वजह से है, अणु की ही तो बनी है ये। और वही अणु यानी कि वही वायु अगर बॉडी के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप उसको ब्रेथ बोल दोगे, बट आपको देखना है कि यहां पर किस स्टैंड पॉइंट से बोला जा रहा है। यहां पे किसी ह्यूमन के स्टैंड पॉइंट से नहीं बोला जा रहा है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी पदार्थ विद्यमान है उन सब की उत्पत्ति का जो कारण है वो बीजात्मक प्राण है। मतलब सब कुछ प्राणों से उत्पन्न हो रहा है, एंड प्राण इज वन ऑफ द पदार्थ। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ पदार्थ, इट इज पार्ट ऑफ द प्रकृति, इट इज पार्ट ऑफ द क्रिएशन। और उसकी उत्पत्ति होती है और लय होता है। लेकिन जो पुरुष है, चेतात्मक पुरुष, ना उसकी कोई उत्पत्ति होती है ना उसका लय होता है। तो एक स्टैंड पॉइंट तो आ गया क्रिएशन का कि ये जो पूरी की पूरी प्रकृति है, प्रकृति यानी जिसकी भी फॉर्म है, तो एक बात उसकी करी जा रही है जिसकी फॉर्म है, और एक है जो फॉर्मलेस है, वो क्या है? चेतात्मक पुरुष। अब पुरुष जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? मेल। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने भगवान को मेल समझ लिया। द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर इज कि यहां पर मेल को और फीमेल को बराबर रखा गया है, शिव और शक्ति को बराबर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो सुपीरियर है वो इंफीरियर है। दैट इज द ब्यूटी। इसमें ये बात इंक्लाइंड है कि जो पुरुष है वो कुछ नहीं करता है इस मैटर के लिए या फिर एटम के लिए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि पुरुष ना कुछ करता है, ना उससे कुछ बनता है, ना कुछ मिटता है, लेकिन उसके होने की वजह से सब कुछ होता है। ध्यान से समझो, ये टेबल है, ये आपकी बॉडी है, दोनों में फर्क क्या है? बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जहां पर कि आप चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीडेड है, जिसके बेस पे एक रिएक्शन होता है जिसको एक्शन बोलते हैं। उसके बेस पे आप बोल सकते हो क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं यानी कि परसेप्शन, एंड रिएक्शन यानी कि एक्शन, जिसकी वजह से मैं लिविंग हूं, ये नॉन लिविंग है। अब ध्यान से समझो, इस टेबल में और आप में क्या फर्क है, या एक प्लांट में और आप में क्या फर्क है, हम में क्या फर्क है? हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अ बैक्टीरिया और अ वायरस, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एन एनिमल। बट एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी को आप देखोगे वो बढ़ती चली जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? पुरुष की नहीं, प्रकृति की, क्रिएशन की। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है किसकी वजह से? प्राण जिस तरीके से एक्ट कर रहा है उसकी वजह से। तो हम कह सकते हैं टेबल इज वेरी सिंपल बिकॉज यहां पर इट इज एविडेंट दैट द स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बट ह्यूमन बॉडी को समझना इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें प्राण जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, या जो एटम्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जो हमारी ब्रेथ जिस तरीके से चल रही है, या जो वायु जिस तरीके से काम कर रही है, अग्नि जिस तरीके से काम कर रही है, या ये कह लो ये जो पंचभूत है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, वो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन अस बट मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। तो जो फर्क आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी में, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राण, दैट इज बिकॉज ऑफ अणु, एटम, वायु। उसकी वजह से ये जो बॉडीज हैं अलग अलग, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में फर्क आ रहा है। बट जो पुरुष है, चितात्मक पुरुष, दैट इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर जस्ट लाइक स्पेस। वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह है। उसी को आत्मा कहते हैं। तो हम क्या समझते हैं? आत्मा सिर्फ लिविंग में है और नॉन लिविंग में नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो और इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं कि आत्मा सिर्फ इंसानों में है, जानवरों में नहीं है। या कुछ लोग और कोई नया कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अच्छा आत्मा वही है, वो कभी जानवरों में चली जाती है, कभी इंसानों में आ जाती है। तो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट जन्म में कोई टेबल भी बन सकता है अगर कॉन्शियसनेस सब आप ये कह रहे जो हो। नेक्स्ट जन्म की आप बात कर रहे हो, आपको पहले ये समझना पड़ेगा जन्म और मरण होता किसका है। यहां पर यही तो कहा जा रहा है। उत्पत्ति की जब बात करी जा रही है, दैट इज ऑफ व्हाट? दैट इज ऑफ चेतात्मक पुरुष या प्रकृति।
किसकी बात करी जा रही है? यहां पर क्लियरली बोला जा रहा है कि जो भी पदार्थ विद्यमान होते हैं, दिस बॉडी इज अ पदार्थ, दिस टेबल इज अ पदार्थ, दिस सोफा इज अ पदार्थ, तो उस सब की उत्पत्ति का जो कारण है वो प्राण है। बट इस प्राण दी पुरुष, वो तो भूत है, पंचभूतों में से एक है। धरती जल अग्नि वायु आकाश उन पंचभूतों में से एक भूत है। तो जब जन्म की आप बात करते हो, जन्म और मरण यानी कि उत्पत्ति और लय, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन, वो होता है प्रकृति का, प्राणों का, अणु का, पुरुष का नहीं। पुरुष मतलब वो जो सबके अंदर विद्यमान है, उसकी ना तो उत्पत्ति होती है ना लय होता है। क्या आप ये कहते हो कि टेबल पैदा हो गई या मर गई? नहीं। बट हम अपने केस में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो आत्मा है वो हमारे में तो है, इसमें नहीं है। सबसे पहला रीजन तो ये पहली गलती हो गई। क्या हमें क्या लगता है कि जो पुरुष है वो हम में तो है बट इसमें नहीं है? ध्यान से समझ लो, पूरी प्रकृति में पुरुष है और पुरुष में प्रकृति है। पुरुष मतलब क्या? आत्मा। एंड आत्मा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज नो डिफरेंस इवन इन आत्मा एंड परमात्मा। ये एक और एक लेयर है, बट वो अभी इसके बारे में यहां पर बात नहीं हो रही, तो मे भी कभी फ्यूचर में बात होगी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड जीवात्मा। दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स विच आर देयर इन आवर माइंड। मतलब आत्मा इज द रियलिटी, जीवात्मा इज अ कॉन्सेप्ट। आत्मा इज अ रियलिटी, परमात्मा इज अ कॉन्सेप्ट। जस्ट लाइक आकाश इज अ रियलिटी एंड जीव आकाश इज अ कॉन्सेप्ट। जीव आकाश मतलब क्या? इस बॉडी के अंदर का आकाश, बॉडी के बाहर का आकाश। बाहर का आकाश मतलब परम आकाश, बॉडी के अंदर का आकाश मतलब जीव आकाश। तो ये इल्यूजन्स है सारी की सारी। तो आपको क्या समझना है सबसे पहले कि जो भी जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है, दैट इज एट द लेवल ऑफ प्रकृति, नॉट एट द लेवल ऑफ पुरुष। साफ कहा जा रहा है यहां पे, चेतात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। यहां पर भी एक मिलावट हो गई है, क्योंकि अब जो इसको ट्रांसलेट कर रहा है वो उसी लेवल तक कर सकता है जहां तक उसकी खुद की समझ है, और इसी को कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, उसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। बट अगर आप एक्चुअल में समझोगे यहां पर क्या कहा जा रहा है संस्कृत में, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो चेतात्मक पुरुष है, उसकी वजह से, उसके होने की वजह से आभासभूत जीव अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। मतलब जो चेतात्मक पुरुष है वो हम सब में एक ही है। हम में, जानवरों में, टेबल में, लिविंग में, नॉन लिविंग में, प्लांट्स में, सब में एक है, बट सब में अलग अलग प्रकट हो रहा है। मेरे में अलग तरीके से प्रकट हो रहा है, आप में अलग तरीके से हो रहा है, जानवरों में अलग तरीके से हो रहा है, प्लांट्स में अलग तरीके से हो रहा है, टेबल में अलग तरीके से हो रहा है। बिकॉज ऑफ वॉट? इज इट बिकॉज ऑफ द पुरुष? इज बिकॉज ऑफ द प्रकृति। इसको ऐसे समझो, लाइट एक ही है, बट वो लाइट अलग अलग तरीके से दिख रही है डिपेंडिंग अपॉन कि किस मटेरियल को हम उसके आगे रख रहे हैं। किसी डायमंड को रखोगे तो एकदम से सामने 7 रंग दिखने लग जाएंगे। कोई ऐसे सरफेस को रखोगे जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, तो वहां पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मान लो कोई व्हाइट कलर का हमने रिफ्लेक्टर रख दिया या थर्माकोल रख दिया, तो उसके पार कुछ नहीं दिखेगा, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट, इट्स बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस दैट वी आर सीइंग इट डिफरेंटली। ऐसे ही ये जो चैतन्य है, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो अलग अलग प्रतीत हो रही है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडीज और दीज इंस्ट्रूमेंट्स। उसकी वजह से अलग अलग दिख रही है। इसका और एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब के थ्रू निकलेगी तो प्रकाश है। वो इलेक्ट्रिसिटी अगर पंखे के थ्रू एक्सप्रेस होगी तो मोशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर रही है वहां पर। ये जो मोशन है और जो प्रकाश है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मटीरियल ऑफ द थिंग, एंड कॉन्शियसनेस इज नॉट अ थिंग। प्रकृति इज अ थिंग, इज अ फॉर्म, पुरुष इज फॉर्मलेस। उसके अपने कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणी बोलते हैं, 3 गुण। बट पुरुष निर्गुण है, पुरुष के कोई गुण नहीं है। अब मैं बहुत आराम से आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये एक बहुत बारीक पॉइंट है। एक है कॉन्शियसनेस ऑफ अ सेंसेशन, कॉन्शियसनेस ऑफ अ साउंड। तो कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग में तो हमको सेंसेस की जरूरत है, बट जो कॉन्शियसनेस है
उसके लिए वी डोंट नीड सेंसेस, वी डोंट नीड सेंस ऑब्जेक्ट्स, वी डोंट नीड एन एक्सपीरियंस फॉर कॉन्शियसनेस टू एग्जिस्ट। मतलब आत्मा के होने के लिए, पुरुष के एग्जिस्ट करने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये टेबल है या बॉडी है या कोई जानवर है। दैट इज ऑलवेज देयर, जस्ट लाइक स्पेस। हम परसीव कर पा रहे हैं, टेबल परसीव नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ ए थॉट। एक थॉट बीच में आ रहा है कि हाँ कॉन्शियसनेस है। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं है। इसको ध्यान से समझना। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, बिकॉज कॉन्शियसनेस के स्टैंड पॉइंट से एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं लाइट का। हम कब कहते हैं कि लाइट है? जब वो दिखती है। जब लाइट नहीं दिखती है तो हम क्या कहते हैं? लाइट नहीं है, डार्कनेस है। जैसे अर्थ के बीच में और सन के बीच में हम क्या कहते हैं? डार्कनेस है, लाइट नहीं है। क्या वहां पे एक्चुअल में लाइट नहीं है? लाइट है। इतने सारे स्टार्स हैं, उन सबकी लाइट ट्रैवल कर रही है, सन की लाइट ट्रैवल कर रही है। तो वहां पे डार्कनेस क्यों है? क्योंकि लाइट तब दिखती है जब सामने कोई मटेरियल होता है, या तो अर्थ हो या मून हो या कोई सब्सटेंस हो। जब लाइट उससे टकराएगी तो लाइट दिखेगी, तब हम कहते हैं कि लाइट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट और डार्कनेस है, इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी तरह से अब आप कॉन्शियसनेस को समझो। कॉन्शियसनेस हर जगह है। ये मत समझो हमारी बॉडी में है और टेबल में नहीं है, या हमारे बीच में जो स्पेस है वहां पर कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस हर जगह है। जैसे ये बात हम उपनिषद्स में पढ़ते हैं कि, और आप भी कह रहे हो जैसे कि कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, लेकिन हम क्या इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर? यस, यू कैन। दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस। यू कैन से दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस, बट यू आर सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने मेरे से सुना है। बट अगर आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ये साउंड ऑफ साइलेंस में है। बट अगर आप सीधा बोल रहे हैं कि दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने मुझसे सुना है। बट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी एंड वन पॉइंटेड फोकस इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इसमें यही बात करी जा रही है कि जो कॉन्शियसनेस है दैट इज ऑलवेज देयर, बट जो कॉन्शियसनेस के होने का आभास है उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। दिस इज एन एरर। लाइट की रिफ्लेक्शन को हम लाइट बोलते हैं, और जब लाइट की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती उसको हम डार्कनेस बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस जो पॉसिबल हो पाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द सेंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे चमगादड़ की बॉडी के थ्रू जब हम देखेंगे तो रात है, हम अपनी बॉडी के थ्रू देखेंगे तो दिन है। तो एक्चुअल में क्या है? दिन है, रात है, रोशनी है, अंधेरा है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आभास हो रहा है। इसको ऐसे देखो, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग जगह पर अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। एक मच्छर की बॉडी है, एक किसी जानवर की बॉडी है, प्लांट की बॉडी है, हमारी बॉडी है। तो सेंसेस के थ्रू जब कोई परसेप्शन ब्रेन तक, या जो भी ऐसा ऑर्गन है जहां तक वो पहुंचती है, जहां पर के आभास होता है, यानी पता लगता है, दैट पता लगना इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। बट वो जिस तरीके से पता लगा या जो पता लगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो कॉन्शियसनेस है दैट इज अबाउट ऑल ज्ञान, उसी के अंदर सारा ज्ञान है। तो क्या कॉन्शियसनेस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैटर। गड़बड़ क्या होती है, हम इंफॉर्मेशन को और मैटर को अलग अलग करके देखते हैं। क्या मैटर इंफॉर्मेशन नहीं है? एवरी मटीरियल इज नथिंग बट अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज मैटर। दोनों को अलग कैसे करोगे? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। उस वे को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ये जो इंफॉर्मेशन है कि वो मैटर किस तरीके से जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मैटर, दिस इज पार्ट ऑफ द मैटर। इन अदर वर्ड्स, हम क्या समझते हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो अलग है, सॉफ्टवेयर है वो अलग है। अरे हार्डवेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्डवेयर, तो दैट इज मैटर। इफ समथिंग कैन बी स्टोर्ड in an object, is that not an object? Although it is a subtle object, but it is also an object. एक हो गया subtle object, एक हो गया gross object. Subtle object क्या है? जो पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। Gross object क्या है? पेन ड्राइव है। But pen drive in itself is a piece of information put together.
और पेन ड्राइव के अंदर जो है वो भी इंफॉर्मेशन है। हो सकता है पेन ड्राइव के अंदर ही एक इंफॉर्मेशन है जिससे पेन ड्राइव्स बन सकती है, तो अब दोनों को अलग कैसे करोगे? तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इस पूरे यूनिवर्स का, प्रकृति का, दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर, जिसको त्रिगुणी प्रकृति बोलते हैं। और जो पुरुष है वो निर्गुण है, उस लेवल पर कुछ भी नहीं होता है, यानी आत्मा के स्तर पर जो मैं हूं उस लेवल पर ना तो कुछ बन रहा है ना मिट रहा है। तो जन्म किसका हो रहा है और कौन मर रहा है? अगर कॉन्शियसनेस को हम आत्मा कह रहे हैं तो क्या जब हम मर जाते हैं तो कॉन्शियसनेस हम में से निकल जाती है? आपका ये जो क्वेश्चन है उस पर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं। अभी आपकी बॉडी के अंदर स्पेस है, Yes. तो जब आप मर जाते हो, यानी ये बॉडी मर जाती है, तो क्या वो जो आपके बॉडी के अंदर की स्पेस है वो स्पेस आपके अंदर से निकल जाती है? No, वो स्पेस कहाँ जाती है? it stays na, that space. वो कहाँ रहती है? बॉडी तो जल गई, तो बॉडी के अंदर जो स्पेस थी वो कहाँ गई? और क्या बॉडी के अंदर स्पेस है या स्पेस में बॉडी है? स्पेस में बॉडी है। जब ये बॉडी चलती है तो क्या हमारे बॉडी के अंदर की स्पेस भी चलती है या बॉडी स्पेस में चल रही है? बॉडी स्पेस में चल रही है। क्लियर है? क्लियर। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग इन कॉन्शियसनेस। बट जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जब तक हमको कुछ दिख रहा होता है, कुछ सुनाई दे रहा होता है, तब तक हम कहते हैं कि मैं हूं। जब वो होना बंद हो जाता है हम कह देते हैं हम नहीं है। तो कोमा में क्या होता है? क्या आप होते हो या नहीं होते हो? जैसे मान लो कोई इंसान 20 साल तक कोमा में है, क्या वो है या नहीं है? सर है, पर उसको रियलाइजेशन नहीं है कि वो है। जैसे कॉन्शियसनेस जो है, पर हम उसके एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन को कॉन्शियसनेस समझ के पूरी लाइफ जीते रहते हैं, तो कन्फ्यूजन्स होती है और हम वो एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हैं। जैसे कि लाइट के रिफ्लेक्शन को हम लाइट समझ के एक इल्यूजन में जीते हैं, और जो सच है वो ये लाइट को एक्सपीरियंस करना, जानना कि डार्कनेस है तो लाइट एग्जिस्ट कर रही है, बस हमें वो दिख नहीं रही है। तो सेम कॉन्शियसनेस के साथ है। और एक और मजेदार बात क्या है, आप कह रहे हो कि हम वहां पर जीते हैं, हम एक्चुअल में वहां पर नहीं जीते हैं। ये तो बहुत आगे के लेवल की बात हो रही है इस वक्त यहाँ पर। मतलब यहाँ तक तो कोई बात नहीं करता है। एक्चुअल में हम जहां पर जीते हैं उसको ईगो बोलते हैं, उसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार मतलब अहम का आकार। हम अपने माइंड में सोच के कि हम ये हैं वो हैं, हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, या खुद को भी जिस हिसाब से परसीव करते हैं, क्योंकि हम सच से इल्यूजन में जीते हैं। इसको ध्यान से समझो, हम एक्चुअल में कहाँ जीते हैं। हम सेंटर से बहुत दूर हैं। हम अभी कहाँ जी रहे हैं कि मैं ये हूं जो मेरा नाम है, और उसके साथ में जो भी एक पास्ट जुड़ा हुआ है वो मैं हूं, और जो फ्यूचर जुड़ा हुआ है वो मैं हूं। तो उसमें कॉन्शियसनेस तक तो हम कभी जाते ही नहीं है। ऐसा कब होता है कि हम बैठे हैं मेडिटेशन में एंड ब्रेथ चल रही है और हम कह रहे हैं कि आई कैन एग्जिस्ट विदाउट मेमोरी। मेमोरी के बियॉन्ड हम कब देखते हैं? और मैं उसके भी आगे की बात कर रहा हूं। एक है मेमोरी यानी कि थॉट। थॉट मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। फिर एक है बॉडी, फिर है उस बॉडी के थ्रू जो एक्सपीरियंस हो रहा है। दैट एक्सपीरियंस इज नॉट थॉट। ध्यान से दोनों में फर्क समझ लो। एक है सेंसेशन, वो बच्चे को भी होती है। जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी स्किन पे एकदम से कुछ गर्म लगाओ तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कुछ ठंडा टच करो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो वो सोच करके रिएक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, जिसमें जो इंफॉर्मेशन फीडेड है, जिसको डीएनए बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है। तो बीच में अभी थॉट की लेयर नहीं है। मतलब वो बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरे को बर्फ लगाई आपने, कौन मैं, क्या नाम है उस बच्चे का। अभी तक तो उसकी ब्रेन में कुछ बाहर से इंफॉर्मेशन फीड ही नहीं हुई है। तो ये क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड, जो बच्चे को भी हो रहा है, जानवर को भी हो रहा है, हमको भी हो रहा है। इसको आप बोल सकते हो कॉन्शियसनेस ऑफ अ सेंसेशन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस ऑफ अ सेंस ऑब्जेक्ट एंड कॉन्शियसनेस। ये बात यहां पर करी जा रही है। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हमें सेंसेशन हो रही है, दैट इज कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, बस उसको एहसास हो रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, ध्यान से समझना। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज समथिंग एल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ सेंस ऑब्जेक्ट इज समथिंग एल्स। दोनों को पहले ब्रेक डाउन करके देखते हैं। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मींस जो भी मेमोरी स्टोर्ड है, जो भी नॉलेज स्टोर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिसके बेस पर थॉट ऑपरेट करता है।
तो वी आर ऑल एक्चुअली लिविंग इन द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट इवन एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो हुआ क्या, आप किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जाओगे तो वहां पे सबसे पहला काम किया जाता है, आपको कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मेमोरी, वहां से लेकर के आपको आया जाता है एक्सपीरियंस के लेवल पे। आपकी ब्रेथ चल रही है एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। दिस ब्रेथ इज नॉट कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेथ, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे देखो, चाहे लाइट रिफ्लेक्टेड हो चाहे नॉन रिफ्लेक्टेड हो, दोनों ही लाइट है। चाहे रेनबो हो चाहे उस रेनबो के पीछे जो कुछ है वो हो, दोनों ही लाइट है। तो आपको पहले लाया जाता है एक ऐसी जगह तक जहां पर आप आराम से बैठ सको और आप इन दोनों में फर्क देख सको, यानी मेमोरी के बीच में, जिसको कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मेमोरी जिस पे पास्ट टिका है, प्रेजेंट टिका है और फ्यूचर टिका है, आपके थॉट्स टिके हैं, फीलिंग्स टिकी है, इमोशंस टिके हैं। तो जब आप इसके बीच में और जो रियलिटी है, यानी अभी कुछ आवाजें आ रही हैं, ये मेमोरी से नहीं आ रही है, कुछ दिख रहा है, ये मेमोरी से नहीं दिख रहा है। मेमोरी से तो आप देख करके उसके बारे में बोल रहे हो, सोच रहे हो, कुछ फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर हियर, ये मेमोरी से नहीं हो रहा है। मेमोरी से तो आप बता पा रहे हो कि ये ठंडा है, गर्म है। तो एटलीस्ट इतना हो कि आप माइंडफुल हो जाओ। इसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं बुद्धिज्म में, कि पहले आप यहां तक तो आओ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लोग वहां पे आकर के फंस जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। यानी माइंडफुल होकर के चल रहे हैं, माइंडफुल होकर के बैठे हैं, दे आर माइंडफुल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन। तो उससे क्या हुआ, जो अंदर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बदला थोड़ी है, वो तो वैसा का वैसा है कि मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं, सब वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हुआ क्या कि आप सुबह से रात तक कुछ ना कुछ अंदर सोचते रहते हो नॉन स्टॉप। वो इंसान जिसने सही तरह की मेडिटेशन करी है, और सही तरह की मेडिटेशन में कुछ करना नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू सिट और स्टैंड और वॉक, यू जस्ट हैव टू बी, दैट इज सही तरह की मेडिटेशन। नॉट के जहां पे किसी ने आपको कोई टेक्निक दे दिया और उस टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। रियल मेडिटेशन इज व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग समवेयर for hours, for days, close to nature, with your eyes closed or open, not forcing yourself to do something or to become something or to achieve something, an imaginary state or an experience, whatever it is, but you're just being. तब आपको पहली बार रियलाइज होता है कि I can exist without the content of consciousness. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है, बट लोग वहां पर जाकर के फंस जाते हैं, उस स्टेट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर जब वापस से ऐसी दुनिया में आते हैं, मानो कहीं गांव में गए या कहीं पहाड़ों पे गए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर वापस से शहर में आए, तो अब दोनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं और कहते हैं वहां तो बहुत मजा आ रहा था, यहां पे मजा नहीं आ रहा। तो ये ट्रैप बन गया। बट मैं अभी इससे भी एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में करी जाती है, उपनिषद्स में करी जाती है। वो क्या है, कॉन्शियसनेस आती जाती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो कहा जाएगा कॉन्शियसनेस चली गई, कॉन्शियसनेस नहीं गई है, इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। इन दिस होल जर्नी थॉट इज़ दैट वन थिंग जो सारी चीज़ को मतलब समझने में हमें हेल्प कर रहा है। थॉट इज़ दैट वन थिंग जो हमें बार बार एक टूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्या इसके अलावा कुछ और है, मतलब कोई टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं, या फिर थॉट ही वो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जिसके थ्रू इसको इंक्वायर किया जाता है? एक है थॉट से काम करना, एक है थॉट पर काम करना। दोनों में बहुत फर्क है। जब तक आप थॉट से काम कर रहे हैं तब तक आप रियल स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हैं। जैसे इस दुनिया में कुछ भी करना है तो कैसे करोगे, अपने थॉट को यूज करके करोगे। पैसा कमाना है कैसे कमाओगे, थॉट को यूज करके करोगे। मेडिटेशन करनी है कैसे करोगे, थॉट को यूज करके करोगे। बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थॉट, एक है बॉडी से काम करना, एक है बॉडी पर काम करना। दोनों में फर्क समझ आया? बॉडी से आप काम कर रहे हो उसको बॉडी बिल्डिंग नहीं कहेंगे, बट बॉडी पर काम कर रहे हो उसको बॉडी बिल्डिंग कहेंगे। ऐसे ही जब तक आप थॉट से काम कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, बट दे आर वर्किंग थ्रू थॉट। दे आर यूजिंग थॉट फॉर समथिंग विद अ मोटिव और विद एन आउटकम इन माइंड। ये करके ये होने वाला है। तब तक आप स्पिरिचुअलिटी से कोसों मील दूर हो, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है। बट द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थॉट, what is thought?
दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थॉट के सेंटर में क्या है? मैं। क्या ये मैं सिर्फ एक थॉट है या रियलिटी है? आई एम नॉट गिविंग यू एन आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू क्वेश्चन। व्हाट इज थॉट? नॉट हाउ टू डू दिस थ्रू थॉट, बिकॉज वेन एवर यू आस्किंग हाउ टू एनीवन, दैट कुड बी अ स्पिरिचुअल गुरु और दिस और दैट इज इंप्लाइड कि आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहते हो या फिर आप एक रास्ता चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए। दैट इज ऑल इन द रेल्म ऑफ थॉट। बट वेन यू आर आस्किंग व्हाट इज थॉट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू आर आस्किंग व्हाट इज माइंड, जिसके साथ में क्या जुड़ा है? व्हाट इज ईगो, नॉट हाउ टू ओवरकम ईगो, विच इज द फूलिश क्वेश्चन। अगर ईगो है तो ओवरकम करो ना। तो व्हेन यू स्टार्ट योर इंक्वायरी ऑन थॉट, then there is a possibility that you will come upon something that has got nothing to do with thought, that is untouched by thought. और उस लेवल पर मैं या कोई भी कुछ भी बोलता रहे, that is not relevant, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ना आप कह सकते हो कि मैं हूं, ना आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूं। उस जगह पर साइलेंस होता है।